तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत हमारी यूट्यूब आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में। तो आप जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमारा आर ओ का जो 75 दिन का टारगेट चल रहा है, उसमें आज 9वां दिन है। हालांकि बीच में कुछ दिन भाई गैप हुआ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो अब से लगातार वीडियो आएगी और आप लोग चैनल को देखते रहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि करंट से भी हैं और एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो आइए हम लोग जो है बिना किसी और बात की किए हुए और डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आकाश जी जो है चलिए स्टार्ट करिए दोस्तों, क्वेश्चन। समय को न नष्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? हम्म, ऑप्शन ए है मौर्य वंश, हम्म। ऑप्शन बी है शुंग वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश, ऑप्शन डी है कुषाण वंश। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो डायनेस्टी की बात आ गई तो इसमें तो मौर्य वंश होगा। बात यह है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के आखिरी राजा थे, जो धनानंद, धनानंद। उनको जो हरा के जो गद्दी पे बैठे थे मगध साम्राज्य के, अगर उसके पहले से अगर डायनेस्टी की बात की जाए तो देखा जाए तो पहली डायनेस्टी जो है हर्यक डायनेस्टी थी। आर्यक वंश। उसके बाद सुंग डायनेस्टी हम्म। आती है। उसके बाद नंद डायनेस्टी आती है। उसके बाद फिर मौर्य डायनेस्टी आती है। हम्म। फिर पोस्ट मौर्य में कई डायनेस्टी जैसे बाहर से बार बार इंक्लूजन होता रहता है, बहुत सारे लोग बाहर ही आते हैं, जैसे कुषाण वंश हो गया। हम्म। उसके बाद शक आए। फिर ये सब आते, यूनानी आए, यूनानी आए, कुषाण, शक, कुषाण आए, पहलव, शक इसके आए। बाद आते रहे। आते रहे वो लोग उधर से, तो उसमें हम्म। कोई मेजर डायनेस्टी मतलब कुषाण डायनेस्टी को माना जाता है। उसके बाद फिर कुषाण डायनेस्टी के बाद देखा जाए तो फिर एक बार फिर इंडिया जो है इंटीग्रेट होता है, तो एक बड़ा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का निर्माण होता है। हम्म। तो इस तरीके से डालना चाहती हैं। देखिए, देखा जाए तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे अगर आप यूपी पीसीएस या फिर उस तरीके के मेंस देते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि क्या जो भारत में 1807 मतलब 1707 के बाद जब भारत मुगल वंश का मतलब एक तरह से डिक्लाइन हुआ, तो क्वेश्चन आता है कि क्या भारत एक अंधकार में चला गया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंधकार में चला गया भारत, लेकिन नहीं है। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक भारत की हिस्ट्री देखें, तो मोस्टली टाइम जो भारत था वो डिसइंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे राज्यों में ही बटा था, बटा क्योंकि रहा। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा भारत में। अगर देखे जाए तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं लिखी गई हैं, उसके बाद बहुत सारी भाषाएं हैं भाषाएं तो अनेक जिसका हैं। कोई गिनती नहीं है मतलब। उसके बाद केवल 6-7 राज्य अगर आप देखें, 6-7 वंश ऐसे थे जिसपे आप केंद्रीकरण का प्रभाव देखते हैं। जैसे आप एक मौर्य वंश देख लीजिए, उसके बाद गुप्त वंश देखेंगे, हम्म। फिर हर्षवर्धन का काल था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद उसको मानेंगे नहीं। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी था मिडिल काल में। उसके बाद फिर मुगल आ गए। यही 5-6 थे जो भारत को एक केंद्रीकृत कर पाए, बाकी कोई केंद्रीकृत नहीं कर पाया। अगर दक्षिण में देखें तो चोल वंश था। हम्म। ऐसे ही लोग केंद्रीकृत, और बाकी टाइम भारत जो है इंटीग्रेट था। तो उसमें जो है मौर्य वंश था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो उनके जो गुरु चाणक्य थे, उनकी पहले जो है कि उन्होंने उत्तर मतलब उत्तर जो पश्चिम है हम्म। उसके जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो पहले धनान मगध साम्राज्य का जो पेरीफेरी था, मतलब जो बॉर्डर था, उसके पास पास के जो है एरिया थे, उस पे कब्जा किया उन्होंने। जैसे आम्भी के एरिया, पौरुष के एरिया, तो सतलज और इंडस नदी के बीच में जो एरियाएं थी, उन पे जो है उन्होंने अपना अधिकार जमाया। हम्म। तक्षशिला में पढ़ते थे, वहीं से फिर उधर अधिकार जमाया। तो उसके बाद जब यहाँ पे धनानंद का जो पलड़ा कमजोर हुआ, तो मगध पे जो है हमला करके उन्होंने मगध राज्य को अपना लिया। और उसके बाद उनके बाद बिंबिसार जो है, उनका बिंदुसार था। बिंदुसार। बिंदुसार उनका बेटा था, वो गद्दी पे बैठा। उसके बाद फिर अशोक। सो गई को 326 ईस्वी ईसा पूर्व की बात है ये। हम्म। तो इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो बताइए। अगर देखा जाए दोस्तों, जो नंद वंश था, इसकी संस्थापना महापद्म नंद ने किया था। महापद्म। इस बहुत सम्राट शासक ये भी रहा हम्म, था। तो इसके बाद जब घनानंद शासक बनता हम्म, है, तो उसी के समय में सिकंदर उधर से हम्म, आक्रमण किया हुआ था भारत पे। हम्म, भारत के उधर वो जो पश्चिम और उत्तर का भाग होता है, हम्म, वहां तक ये सिकंदर जीत चुका होता है। हम्म, तो वहीं तक्षशिला में जब चाणक्य होते हैं, तो हम्म, उन्हें सूचना होती है कि अब अगला आक्रमण यही मगध पर होगा। हम्म,
तो उस समय जब घनानंद जो होता है वह थोड़ा मतलब क्रूर टाइप का क्रूर शासक हो टाइप का चुका शासक होता था है। मतलब। हाँ, थोड़ा मदिरा पान उन भी करने हाँ। लगता है, तो अपने साम्राज्य में लिप्त होता है। हम्म, चाणक्य आकर उसको समझाने की हम्म, कोशिश करते हैं कि बाहरी आक्रमण होने वाला है, सिकंदर आ चुका है, वो आक्रमण कर सकता है। हम्म, सूचना देने के लिए वो आता है। तो जब घनानंद के दरबार में आते हैं चाणक्य जी, तो उसी समय उनकी बहुत बेइज्जती करता है। तो हम्म, वहीं से चाणक्य शपथ लेते हैं कि जब हम्म, तक मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे साम्राज्य को विनाश करके ही मानूंगा। तो हम्म। वहीं से वो जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने संरक्षण में लेते हैं, उन्हीं के थ्रू वो आक्रमण करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य आसानी से धनानंद को हरा देता है, पराजित कर देता है। तो जो सिकंदर था वो ब्यास नदी तक आया था, वहीं से वो अपनी हम्म, सेना लेकर वापस चला गया होता हम्म। है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि हाँ, सिकंदर हाँ। कौन सी नदी को पार तो नहीं किया था। इसमें दो चीज मैं फैक्ट बता दूं आपको, हम्म। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो जो उनकी किताब थी, मतलब चाणक्य की चाणक्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र थी, वो संस्कृत में थी। उसको उसका एक वो मतलब उस टाइम क्या था कि पाली भाषा का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन वो हम्म। संस्कृत में लिखी गई थी। एक वो किताब एक मुद्रा राक्षस विशासदत्त ने लिखी थी। हम्म। हालांकि वो तो बहुत बाद में लिखी गई, पर उसी राज्य से संबंधित थी। तो इसलिए वो दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको जो ध्यान में रखिएगा, दोनों संस्कृत में लिखी जो गई हैं। अर्थशास्त्र है वो देखिए वो राजनीति पर है। राजनीति पर उसका उसका नाम ही केवल केवल अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र है। जो उसको जो है आप हम्म। अर्थशास्त्र से मत लीजिएगा। हम्म। उसमें आप देखिए तो पूरे राजनीति में आपको मिलेगी जो उनकी चाणक्य की जो फॉरेन पॉलिसी, मतलब विदेश नीति कैसी थी, उनकी राज्य नीति कैसी थी। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए कि चाणक्य ने जो शूद्र थे, शूद्रों हम्म। को उठाने का काम किया था। उन्होंने शूद्रों पर, वो जैसे पहले था कि शूद्रों को अछूत और शूद्रों को द्विज नहीं माना गया। उसके बाद शूद्रों को जो है पढ़ने की जो चाणक्य ने उन सब पे बात भी की है हम्म। अपने अर्थशास्त्र में। उसके बाद उन्होंने गणिका, गणिका मतलब होता है जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूट मतलब जो गणिका होती हैं। गणिका का अब क्या मैं हिंदी बताऊंगा आपको। मतलब जो वही जो सेक्स वर्कर, वैश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति जो करती है। वैश्यावृत्ति जो करती है, उनके बारे में भी बात किया, हम्म। क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका उनका घर चलता है इससे। हम्म। तो काम अगर कर रहा है कोई तो उससे खुश थे चाणक्य, कहते हैं इससे जो है राज्य की इनकम भी हो रही है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने विदेश नीति में बताया कि जो हमारा मित्र है, मित्र का मित्र मित्र होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। हम्म। और शत्रु का मित्र हमारा मित्र होगा, ये जो है। आज अगर आप भारत की पॉलिसी देखेंगे तो एक अशोक की पॉलिसी है, जो जैसे कि अशोक की पॉलिसी होती थी कि कल्चरल पॉलिसी होती है अशोक की, हम कल्चर के थ्रू किसी के साथ विदेश नीति करना चाहते हैं। तो जैसे आज लुक ईस्ट हमारी पॉलिसी है, हम्म। उन्होंने भी लुक ईस्ट टाइप की पॉलिसी, लुक वेस्ट टाइप की पॉलिसी। तो उन्होंने पहले अम्बेसडर भेजा जाता था, जैसे कि हम कहीं आज भी देखा जाए तो एक दूसरे में राजनयिक भेजा जाता है। तो हम्म। उन्होंने धम्म राजनयिक भेजा, हमने उनके धर्म से संबंधित धम्म राजनयिक भेजा। और उन्होंने लुक ईस्ट मतलब इस तरीके से अपने राज्य को सुरक्षित रखने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम उनके राज लगभग सभी पूरे भारत को लगभग देखा जाए तो पश्चिम ब्रह्मगिरी तक उनका शासन था। उधर हम्म। हिंद कुश से लेकर बंगाल तक शासक था, या कश्मीर से लेकर जो है ब्रह्मगिरी तक शासन था। तो उन्हें और राज्य बढ़ाना नहीं, कलिंग ही था, कलिंग के ऊपर जो राज्य करना था। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो अशोक का जो बौद्ध धर्म में जो धम्म का उन्होंने दिया कि अब उन्होंने अग्रेशन की पॉलिसी अपना के, डिफेंसिव पॉलिसी जो अपनाई कि हाँ हमें किसी ऊपर आक्रमण नहीं करना है। हम्म। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या किया जाए, कि मतलब क्या वो सही थे, क्या ये राजनीतिक थी। तो हाँ, ये एक तरीके से राजनीति देखा जाए तो राजनीति। राजनीतिक ही थी, क्योंकि उस टाइम कोई बचा नहीं था, केवल कलिंग ही था जो था। कलिंग एक पोर्ट था, तो कलिंग को उनको जो है अपने राज्य में मिलाना था। उसके बाद चलिए, अच्छा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन बनते हैं। लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, डॉलरीकरण किसे कहते हैं? डॉलरीकरण किसे कहते हैं? अपनी करेंसी, अपनी मतलब अपनी मुद्रा को डॉलर में प्रतिस्थापित करना, डॉलर से प्रतिस्थापित करना। दूसरा है डॉलर को अपनी करेंसी से प्रतिस्थापित, मतलब अपनी मुद्रा से प्रतिस्थापित करना। तीसरा है मुद्रास्फीति को बढ़ाना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो डॉलरीकरण जो पहला आपने बताया कि अपनी डॉलर से करेंसी को मतलब अपनी करेंसी को डॉलर से प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित करना। ये दोस्तों, ये जब से जो है रसिया या यूक्रेन का वार हुआ है, हम्म। तब से बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। क्योंकि
डॉलर का जो है बहुत कमी हो जा रही है, क्योंकि अमेरिका देखिए तो बार बार सैंक्शन लगाता रहता है। तो क्या होता है कि लोगों के पास डॉलर कमी हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी मुद्रा का डॉलर से प्रतिस्थापित करने पर अपनी मुद्रा को बेचकर डॉलर खरीदने लगते हैं, तो उसको डॉलरीकरण कहते हैं। इसको एक और दूसरा इसी के विपक्ष में कॉन्सेप्ट आ रहा है डी डॉलराइजेशन। भारत भी एक तरीके से बता तो नहीं रहा कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन कर रहा है, क्योंकि भारत का कहना है कि हम अपनी मुद्रा को इंटरनेशनल बना रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए, अगर हम अपनी मुद्रा को इंटरनेशनल बना रहे हैं, मतलब हम डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। लेकिन भारत एक डायरेक्ट कर नहीं सकता, इसलिए ये कह रहा है कि हम अपने मुद्रा का इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे, जैसे अभी रसिया का अकाउंट भारत में खोला है, इसके बाद भारत ने अपना अकाउंट रसिया में खोला है, तो ये जो है रुपया में व्यापार करेंगे। बहुत सारे देशों के साथ भारत का जो कनेक्शन हुआ है कि हम रुपये में जो है। इसी में एक फैक्ट है कि जो अर्जेंटीना है अभी का, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, उसने कहा कि हम अपने सेंट्रल बैंक को ही खत्म करके पूरी तरीके से डॉलर को अपनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है लिच्छवी। तो इसका सही ऑप्शन लिच्छवी होगा, क्योंकि जो वैशाली था वो लिच्छवी वैशाली देखा जाए तो बिहार में ऊपर पड़ता है, वहीं पे अगर देखा जाए तो उसके नीचे मगध पड़ता है। और उधर देखा जाए तो जो 16 महाजनपद हैं, इसके अंगसूत्र में जो है मिलता है, इनका जो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, उसमें इसका जो है 16 महाजनपद का जो है इसमें साक्ष्य मिलता है। तो इसमें दो जो गणराज हैं, एक वैशाली और एक शाक्य गणराज और था, वो दो गणराज का जो है मिलता है कि हाँ दो गणराज थे। इसमें 16 महाजनपद में अगर देखा जाए तो एक तक्षशिला में गांधार हो गया आपका, एक कुरु हो गया, कुरु वंश का हो गया, एक सूरसेन हो गया, मथुरा हो गया। उसके बाद आपको इधर उसके अंदर मत्स्य देश हो गया, विराटनगर उसकी राजधानी थी। आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें जरूर विराटनगर में थे जो पांडव 5, जयपुर वाला इलाका। उसके बाद सूरसेन उधर आएंगे तो फिर उसके बाद आपका मगध हो गया, मगध पंचाल हो गया, पंचाल से द्रौपदी थी। उसके बाद फिर इधर आए सूरसेन से आपका ये थे, क्या नाम है, कुंती जी थी। सूरसेन से कुंती जी थी, मतलब यादव वंश का था वहां पर शासन। उसके बाद फिर आप आएंगे तो इधर मगध पड़ जाएगा, मगध के ऊपर जाएंगे तो वैशाली के बाद शाक्य मतलब इनका वाला जो गौतम बुद्ध का जो मतलब राज्य था वो पड़ जाएगा। उसके बाद फिर कर्ण का अंगराज पड़ जाएगा, अंगराज कर्ण का। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो अवंती पड़ जाएगा। एक का एक मुझे भूल रहा है, एक इसमें वाराणसी होगा, एक अस्मक दक्षिण भारत का हो जाएगा। एक तो बीच में और है कौशाम्बी वाला, कौशाम्बी का उसका नाम मुझे वज्जी। ये तो आपके इतने जो है महाजनपद थे, और इसी में से जो वैशाली एक जनपद था जो कि विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। उसके बाद आप देखें तो धीरे धीरे जो क्या होता है कि मगध लगभग सब जो पहली बार, अगर आप देखें कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि पहली बार डावरी का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो बिम्बिसार ने जब प्रसेनजीत की सिस्टर से शादी किया था, मतलब बहन से शादी किया था, तो काशी उसको डावरी के रूप में मिला था। तो मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने जो है डावरी के रूप में उसको प्राप्त किया। उसके बाद उन्हें डायरेक्ट मतलब बार बार वैशाली पे हमला किया। उसके बाद उनके पुत्र जो है अजातशत्रु, उन्होंने भी हमला किया। धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया। बाद में चल के शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने पूरे मतलब अवंती पर भी राज्य का अधिकार करके जो है मगध राज्य का पूरा विस्तार किया। तब लगभग सारे महाजनपद जो है उसके अंतर्गत है, अस्मक को छोड़कर। अस्मक बहुत दक्षिण में था, दक्षिणी भारत का था, यही एक दक्षिण भारत का था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से फिर है, इसे वस्त्र अकाउंट किसे कहते हैं? वस्त्र अकाउंट किसे कहते हैं? वस्त्र अकाउंट से आप पिछले साल पेपर अगर पढ़ते रहेंगे बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि पेपर में काफी चर्चा में था। तो विदेशी बैंक का हमारे देश के बैंक में अकाउंट, दूसरा है हमारे बैंक का विदेशी बैंक में अकाउंट, IMF में किसी देश का अकाउंट,
या सभी? तो इसका देखा जाए तो हमारे देश का बैंक में अकाउंट, मतलब हमारे देश में किसी विदेशी बैंक का, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक वोस्त्रो एक नोस्त्रो। अगर नोस्त्रो पूछेगा तो हमारे देश का किसी विदेशी बैंक में अकाउंट, मतलब हमारे बैंक, जैसे हमारा बैंक एसबीआई हो गया और रूस का कोई बैंक हो गया, तो हम वहां जाकर अगर हमारे एसबीआई जाकर वहां अकाउंट खुलेगा उसको नोस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। और रसिया का कोई बैंक आके अगर हमारे देश में अकाउंट खोले एसबीआई में या फिर किसी और बैंक में, तो उसको नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। इन सब का जो संचालन है देश के जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आरबीआई इसका जो संचालन करता है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत के निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है आराम शाह, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश होगा। अब देखिए जो, तो सल्तनत पीरियड अगर देखा जाए तो अगर पहला आक्रमण अगर भारत पे किसी मुस्लिम का देखा जाए तो 712 मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, पर वो ज्यादा कुछ जीत नहीं पाया, खाली मतलब उधर ही रह गया, मतलब आज के पाकिस्तान की तरफ ही रह गया, उससे आगे बढ़ नहीं पाया। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर मोहम्मद गजनी ने जो है लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो उसका मेन मकसद था भारत में जो है राज्य करना नहीं था, उसका मेन मकसद, उसका मकसद था कि जो भारत की जो प्रसिद्धि थी उसको हानि उसने पहुंचाई और भारत पे 17 बार आक्रमण किया और जो है यहाँ से जो है सारे धन ले जाकर गजनी में वो उधर अपने गजनी राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके बाद अगर देखा जाए उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी भी इसी लालच में आया था, पर जो है उधर उसकी जो परिस्थितियां थी, मोहम्मद गोरी यहाँ राज्य नहीं करना चाहता था। मोहम्मद गोरी जो अपने उस समरकंद के क्षेत्र में जो वहां से गोर वंश थे, गोर क्षेत्र था, उसमें शासन करना है, वहां के जो कंडीशंस थी उसको स्टेब्लिश करना चाहता था। उसके बाद जो है वो 2 बार आक्रमण किया। एक बार जो है बहुत अच्छा युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध जो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था पहली बार। लेकिन भारतीय जानते हैं, भारतीय हैं, एक बार जब युद्ध जीत गए तो उसके बाद जो है अपने जो है नाच गानों मगन हो गए, कॉन्फिडेंस हाई हो गया। लेकिन उसने तैयारी फिर की, फिर अगले साल आक्रमण किया और ये तैयार नहीं थे। मोहम्मद मतलब पृथ्वीराज चौहान उनको युद्ध में हराता है और यहाँ पर वो शासन ना करके अपने जो है एक गुलाम को जो है शासक बना के, मतलब कुछ टाइम तो रहता है भारत में, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है 1205 में। 1205 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका गुलाम था, वो एक शासक बनता है। उसके बाद चौगान खेलते हुए 1212 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है, 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो उसका गुलाम था इल्तुतमिश और जो है उसको जो है वो शासक बनता है। इल्तुतमिश काफी अच्छा राजा था, मतलब अच्छा सुल्तान बनता है और उसने ही दिल्ली, मतलब लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफर की और उसने एकता सिस्टम लागू किया था, भारत में एकता सिस्टम लागू किया था। तुर्की चहलगानी भी उसी का था। उसके बाद जो है उसने स्टेबलाइज किया, मतलब दिल्ली सल्तनत को स्टेबलाइज किया। उसके बाद जब वो मरा तो उसकी इच्छा थी उसकी बेटी जो बने, हालांकि उसके कोई पुत्र जो ऐसा काम लायक नहीं था, उसके मतलब सुल्तान बनने की किसी में जो है वो नहीं थी, गुणवत्ता नहीं थी, उसकी बेटी में थी। तो उसने अपनी बेटी को सुल्तान से एक समय जब कहीं पर आक्रमण करने गया था तो उस समय अपने शासन को अपनी बेटी के हाथों में देकर गया था। जब वो वापस आता है तो उससे प्रभावित होता है कि इस तरह से हमारी बेटी भी शासन को चला सकती है। तो मरने से पहले ही कह दिया था कि अगर मतलब मेरा साम्राज्य, मतलब मैं यहाँ से एक्सपायर हो जाऊं, मेरे बाद मेरी बेटी ही हमारा शासन। तो वहां से जबकि ऐसा होता नहीं है, फिर बाद में लड़के रजिया सुल्तान ने अपना जो है शासन प्राप्त किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का जो पहली जो महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से सही हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हाँ। तो स्टेटमेंट टाइप के। निम्न में से कौन कौन से सही हैं? रुपए का वैश्वीकरण डी डॉलराइजेशन है। सेकेंड, आप पहला ऑप्शन फिर सुन लीजिए, रुपए का वैश्वीकरण डी डॉलराइजेशन है। दूसरा, इससे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। इससे हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। इसमें केवल कथन एक सही है, दूसरा केवल कथन दो सही है, और तीसरा है दोनों सही है, और चौथा इनमें से कोई नहीं सही है। अगर इसमें देखा जाए तो अभी आपने बताया कि रुपयों का जो इससे हाँ पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर इंटरनेशनल तो डील डॉलराइजेशन कहते हैं हाँ उसे, और इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो इसमें सब दोनों सही हो जाएंगे। हाँ, देखिए दोस्तों, जो रुपए का वैश्वीकरण है उसको हम डी डॉलराइजेशन इसलिए कहते हैं कि जब हम रुपए का प्रयोग लेन देन में करेंगे तो डॉलर की, जाहिर सी बात है, डॉलर का प्रयोग कम होगा। जैसे अब सारे दोस्त सारे देश अगर अपने अपने मुद्रा में अगर ट्रांजेक्शन करें, जैसे हम कोई एक चीज आपसे खरीदते हैं तो हम अपना पैसा आपको देते हैं, और आप भी कुछ खरीदते हैं तो हमारा ही पैसा देते हैं, तो हमारा जो है, हमारे पैसे का दाम बढ़ेगा, हमारे ही रुपए का जो महत्व है ज्यादा बढ़ेगा। तो उसके बाद दूसरा है, इसमें हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पड़ने वाले दबाव को कम कैसे किया जाता है। तो जैसे कि अब क्या होता है कि जब हमें डॉलर चाहिए, जैसे हमें किसी भी ट्रेड करने के लिए हमें डॉलर की आवश्यकता होती है, जैसे हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो सारी कंट्री लगभग डॉलर ही मांगते हैं हमसे। तो अगर हमारे पास डॉलर ना हो तो क्या हो? अगर डॉलर हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? इसी वजह से तो अमेरिका में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप मंदी आए चाहे कुछ भी आए, उसको डॉलर की कमी नहीं होती है। हमें क्या, हमारे डॉलर कम हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे? जब हमारे ही रुपए में अगर ट्रेड होगा, जब हमारे रुपए में ट्रेड होगा तो हम मुद्रा छाप के दे देंगे। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो प्रभाव पड़ता है कि हाँ हमारे पास डॉलर का होना जरूरी है, तो हमें डॉलर की आवश्यकता ही नहीं है, हमें अपने रुपए में पैसा देना है, तो हमारे पास रुपया तो है ही है। 1991 में जो पहली बार आए थे, तो जो हमारे लिबरलाइजेशन हमने किया, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो हमने कंसेप्ट आया 1991 में, वो इसी की वजह से था कि हमारे पास डॉलर नहीं था, हमारे पास केवल 7 दिन का ही डॉलर बचा था यूज करने के लिए। अगर हमारे पास अगर रुपए में हम ट्रेड करते होते तो हमें वैसी परिस्थिति नहीं झेलनी पड़ती। तो इस वजह से जो इन दोनों इसमें जो सही है, क्योंकि रुपए का वैश्वीकरण डी डॉलराइजेशन होगा, डॉलर का प्रयोग कम होगा, मतलब लोग डॉलर का प्रयोग कम करेंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो है दबाव भी कम होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि दिल्ली के कुछ सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा बलबन। बलबन, जैसे कि अब जब इल्तुतमिश मरा तो उसके बाद रजिया सुल्तान शासक हुई, मतलब छोटे छोटे और लोग हुए लेकिन रजिया सुल्तान शासक हुई। तो उसके बाद जो है, जब रजिया सुल्तान को एक कानफरेंसी द्वारा मार दिया गया, जल्दोज से उसने शादी की थी, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो बलबन क्या करता है कि उसके बेटों को बारी बारी से गद्दी बैठा के अपने जो है मुख्य मतलब पोस्ट ग्रहण करके बैठा रहता है। बैठते बैठते जब लास्ट में उसका एक बेटा बचता है, जो पोता रहता है उसका, तो उसको जब मार के तो खुद अपनी गद्दी पर बैठता है, मतलब जहर देकर मार देता है, उसके बाद फिर गद्दी पर बैठता है। तो उसकी नीति होती है कि हम जो है, जो हमारे जो चहलगानी है, जो तुर्क चहलगानी है, उससे हम ज्यादा जो है संपर्क ना साधें, ताकि ये जो फिर उठ के फिर हमारे लड़कों को परेशान करे। तो उसने ब्लड और लव की नीति अपनाई, ब्लड और आयरन की नीति, या लव और रक्त की नीति कहा जाता है उसको, उसने अपनाई। तो जो है इसमें क्या होता है कि वो जो है अपने जो तुर्क चहलगानी के लोग हैं उनसे सज्जा करवाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में जो सजदा नहीं करना होता, सजदा केवल जो है, सजदा जो केवल है अल्लाह के सामने करना होता है, लेकिन उसने सजदा करवाता है। उसके बाद पारसियों का त्योहार है नवरोज भी वही स्टार्ट करवाता है। फिर एक जो है आप कहिए कि डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज का जो है उसने जो गठन किया, सैन्य विभाग। और कुछ बताइए इस पे और।
अगर बलबन का देखा जाए तो ये मतलब बहुत संघर्ष के बाद जो शासक बनता है, तो ये सभी परिस्थितियां देखता रहता है कि जो तुर्क या चिरहलगानी बनी थी, जो सरदार शासन को निर्धारित कर रहे थे, वह इसे देखते हुए इसे समाप्त करना चाहता था और समाप्त कर भी देता है। और इसके बाद इसने सिजदा और पैबोस नामक दो प्रथाएं प्रचलित किया। सिजदा मतलब घुटनों के बल पर झुककर प्रणाम करना, और पैबोस मतलब पूरा जमीन पर लेटकर प्रणाम करना दरबार में। तो इसी तरह से यह बहुत अच्छी तरह से अपने शासन को संभालता है। इसके बाद तो सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत था, उसके शासक अच्छे नहीं हुए, बाद में इसका लगभग खत्म ही हो गया। उसके बाद खिलजी वंश आता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से है। तो हिस्ट्री से है, शंकराचार्य ने किस फिलॉसफी मतलब किस दर्शन की बात की थी, किस दर्शन को दिया था? पहला अद्वैतवाद, दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा सांख्य है, चौथा न्याय है। तो इसका देखा जाए तो अद्वैतवाद जो था सही है दोस्तों। अद्वैतवाद जो है, अगर इंग्लिश में कहा है नॉन डुअलिज्म कहा जाता है इसको, और एक है रामानुजा का, उसको विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। तो उसका क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म हो जाता है अगर इंग्लिश में देखा जाए तो। अब बात यहाँ पे आती है कि इन दोनों में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है कि क्या अंतर है। तो अगर शंकराचार्य का दर्शन अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि जो हम अगर सोल को जो अगर उससे मिलवाना है, क्या नाम, ब्रह्म से मिलवाना है, तो हमें नॉलेज की आवश्यकता है, केवल नॉलेज की आवश्यकता है। केवल शब्द लगाते हैं कि हमें अगर सोल को ब्रह्म से अगर मिलवाना है तो केवल नॉलेज की आवश्यकता है। जबकि क्वालिफाइड डुअलिज्म जो रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी में दिया था, तो उनका मतलब होता है कि हम नॉलेज की तो आवश्यकता है, उसके साथ डिवोशन मतलब जो है भक्ति की भी आवश्यकता है। तो उनके साथ ये हो जाता है कि भक्ति और नॉलेज दोनों को अगर आप संयोग कर लेते हैं तो आपको जो है जो सोल है वो ब्रह्म से मिल जाएगी। मतलब आप एक तरीके से कहिए तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। तो भारत में जो है, अगर इनके शंकराचार्य का टाइम देखा जाए तो उस टाइम भारत में जो है बौद्ध धर्म बहुत आगे था, जैन धर्म आगे था। तो शंकराचार्य जो है एक हिंदू धर्म सुधारक के रूप में आए, जो इन्होंने हिंदू धर्म को जो है सुधार का काम किया। इस पे एक क्वेश्चन भी काफी बार जो अगर आप देखा है तो आईएएस के मेंस में भी पूछा है, जो पीसीएस के मेंस में भी पूछा है कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सुधारक थे, इस पे जो आप कारण बताइए, टिप्पणी लिखिए और कारण बताइए। तो इसमें इनके सुधार मतलब क्या आता है कि पहली बात, इन्होंने चार स्थानों की जो है, चार जगह पे जो है अपना मठों के जो चार मठ का जो वो किया था। एक श्रृंगेरी में था, एक आपका आपका उत्तराखंड में है, और एक दक्षिण में है आपका रामेश्वर तमिलनाडु में है, और एक आपका उड़ीसा में श्रृंगेरी हो गया ना, एक हो गया आपका यहाँ गुजरात में द्वारका में। ये चार जो है आश्रमों का निर्माण करते हैं। और इन्होंने अपने जो डिसाइपल्स थे, मतलब जो इनके प्रचारक थे, उनसे कहा कि आप बौद्ध धर्म से सीखिए। ऐसा नहीं था कि नहीं करेंगे हम बौद्ध धर्म से कुछ नहीं सीखेंगे, सीखिए आप बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म जैसे डिस्कशन करता है उनसे शास्त्रार्थ कीजिए, उनको हराइए शास्त्रार्थ में। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्हीं की वजह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म, हालांकि बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, इसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से जो विलुप्त हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब उसके बाद पाल डायनेस्टी आती है, जो आप बंगाल में देखेंगे पाल डायनेस्टी, उसमें वज्रयान महाशाखा का जो है उसमें उसने विकास किया, उसको संरक्षण दिया। धर्मपाल, गोपाल उसका संस्थापक था पाल डायनेस्टी के। उसके बाद धर्मपाल आता है, तो धर्मपाल ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो है वो करता है, स्थापक करता है। फिर वैशाली, उसमें सोमपुरी यूनिवर्सिटी आती है, एक सोमपुरी जो बौद्ध धर्म से संबंधित यूनिवर्सिटी थी। नालंदा हो गई, एक विक्रमशिला हो गई, फिर एक सोमपुरी यूनिवर्सिटी हो गई, और एक और थी। तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी का जो निर्माण करता है, तो बौद्ध धर्म वहां से प्रचारित होता है पाल वंश से। वज्रयान शाखा, उसके बौद्ध धर्म में कई शाखा थी, जैसे एक महायान शाखा थी, हीनयान थी, फिर वज्रयान थी। तो इस तरीके से जो शंकराचार्य थे वो हिंदू धर्म के सुधारक थे। चलिए दोस्तों, तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश,
ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। जवाब दीजिएगा तो दोस्तों। इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी होगा। हम्म। देखा जाए तो खिलजी वंश का अगर स्थापना से बात किया जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ने। ये स्थापना किया था, उनका ये भतीजा था। और उनका एक तरीके देखा जाए तो उनका दामाद भी था, क्योंकि उन्हीं की बेटी से शादी भी किया शादी था। में। तो ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जाता है दक्षिण विजय दक्षिण करने। भारत। दक्षिण भारत में विजय करने जाता है, तो आता है तो फिर कड़ा में रुक जाता है। फिर कड़ा में ही जलालुद्दीन खिलजी को सूचना मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत से विजय कर गुजरात विजय की तरफ से बढ़ के जो है देवगिरी से तो उधर चला गया, इलाहाबाद चला गया, दिल्ली नहीं आया। तो जलालुद्दीन खिलजी सोचते हैं कि जो रिबिल करने वाला है, तो उनको कड़ा में बुलाता है। वहीं पे मलिक काफूर को जो है इनसे मिलवाता मिलवाता है जलालुद्दीन खिलजी। तो मलिक काफूर से के अथवा से ही जो उनका जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाता कड़ा। उसके बाद फिर वहां से धन लुटाते हुए, क्योंकि देवगिरी बहुत ही उस टाइम जो है मतलब पूरे तरीके से धन धनाढ़ राज्य था वो। राज्य था। तो उसको लूट कर आया रहता है, तो उसको जो है धीरे धीरे बंटवाते हुए आता है, तो जनता भी खुश हो जाती है। उसके बाद फिर दिल्ली के शासक जब बनता है तो ये धीरे धीरे देखता है कि जो हमको पैसा क्यों ज्यादा ज्यादा देना पड़ जा रहा है, कि हमें जो अपने सैनिकों को पैसा ज्यादा देना, अधिकारियों को पैसा ज्यादा देना पड़ जा रहा है। और जो है ग्रांट, जो लैंड ग्रांट की जो सिस्टम तो पहले से स्टार्ट था कि जो हम हमारे जो अधिकारी हैं उनको हम लैंड के रूप में जो वो देंगे, क्या नाम है, सैलरी। सैलरी, हाँ दी। तो क्या करता है, ये देखता है तो कहता है कि चलिए ठीक है, तो हम एक व्यवस्था ही लाता है, मूल्य बाजार नियंत्रण। मतलब हम क्या करता है कि सभी वस्तुओं, जितनी भी वस्तुएं आती हैं बाजार में, सबका सबकी मूल्य मूल्य निर्धारित कर देता है कि निर्धारित हाँ कर। इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते बाजार में जो भी। इसके लिए गुप्तचर भी बनाया रहता है, वो गुप्तचर भी इसके लिए रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। फिर एक मापतौल की व्यवस्था भी लाता है, हर चीजों के जो मापतौल। इससे जो राजस्व पे उसके जो है प्रभाव कम पड़ रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति अगर देखा जाए तो क्या है, कीमतें अगर बढ़ती रहेंगी तो हमें सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब कीमतें स्थिर रहेंगी तो हमारा जो सैलरी है, हमारे जो सैनिकों को सैलरी देंगे, अगर हम जैसे कि 5 रुपया दे रहे हैं सैलरी, और कीमतें कल 2 रुपया थी और आज 4 रुपया हो गई, तो सैनिक वो करेंगे, रिबेल करेंगे, मतलब विरोध करेंगे इसका कि हमारी सैलरी बढ़ाइए। सैलरी और बढ़ाइए। जब 2 ही रुपया रहेगी परमानेंट किसी वस्तुओं का कीमत, तो उनके पास पैसे बचते रहेंगे, वो काम करते रहेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो एक इसी वजह से लाया गया था इसको। फिर आगे कोई राजा चालू नहीं करता, इसके बाद ही जो राजा आते हैं उन्होंने इसको मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया, इसको हटा दिया मूल व्यवस्था। केवल अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके पास उस तरीके के अधिकारी थे, इस वजह से वो लागू कर पाया। उसके लिए अच्छी सजा का हाँ, प्रावधान भी किया था, प्रावधान भी किया जिसके था, कारण यह बहुत सक्सेसफुल नीति थी हाँ। उसकी एक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए लेते हैं। दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है। राष्ट्रपति के पार्डन की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 78, आर्टिकल 74(1), आर्टिकल 53। अगर इसका देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति दी गई दोस्तों है। सही है, कुल 5 क्षमादान राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जिसमें आपका एक पार्डन हो गया, रिनोवेशन हो गया। मतलब मैं उस तरह से नाम से नहीं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ताकि आप जो है आप उसको कर लीजिए। एक है कि जैसे कि किसी को डेथ पेनाल्टी कोर्ट से मिल गई, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर देगा पूरी तरीके से। ये हो गया पार्डन। उसके बाद दूसरा हो गया क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव पेनाल्टी को कम करना। क्वालिटेटिव पेनाल्टी को कम करता है, जैसे कि किसी को डेथ पेनाल्टी मिली है तो उसको क्या करेगा, 10 वर्ष की सजा। 10 वर्ष की सजा नहीं कर देगा, उसको क्या कर देगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देगा। तो इसमें क्या होगा कि क्वालिटी चेंज हो गई। मतलब उसके जो मतलब पेनाल्टी की क्वालिटी, मतलब उसको जो सजा मिली उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, सजा के प्रकार में चेंज हो गया। उसके बाद तीसरा है जो उसमें क्वांटिटी चेंज होती है। क्वांटिटी मतलब किसी को 10 साल की सजा है, उसको घटाकर 5 साल की कर दिया, या 2 साल की कर दिया, 1 साल की कर दिया सजा। और तीसरा है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशंस होती हैं आप उनके पास। कंडीशन से होती हैं कि अगर जैसे कोई बीमारी से, कैंसर से पीड़ित है,
तो उसको छोड़ दिया जाता है या फिर कर दिया जाता है। क्वांटिटी भी उसकी चेंज हुई है, क्वालिटी भी चेंज हुई है। कोई प्रेग्नेंट महिला है तो इसमें ये आता है कि हम मतलब किसी महिला का जो सजा है उसके बच्चे को क्यों मिले। उसके बाद फिर एक आता है कि किसी के सजा, जैसे कभी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो डेथ पेनाल्टी मिली है लेकिन अब भी वो जेल में है। तो इसको एक दूसरा चीज है कि मतलब हाँ 10 साल की आप 10-10 साल तक किसी को डेथ पेनाल्टी मिल गई, हाँ मौत की सजा मिल गई और राष्ट्रपति उस पर दस्तखत नहीं कर रहा है, 10 साल तक वैसे चला गया, तो एक भी ये प्रकार की एक क्षमा है। रिवाइव कहते हैं इसको, रिवाइव है ये कि हाँ 10 साल तक आपने उसको एसेंट ही नहीं दिया तो 10 साल तक वैसे ही रहेगा। इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम है, कोर्ट इसको रिव्यू कर सकती है। अभी एक मामले में शमशेर सिंह के मामले में रिव्यू आया था, तो उसको डेथ पेनाल्टी को इसी के चक्कर में जो है लाइफ इम्प्रिजन में बदल दिया उसने। सॉरी, इसमें एक और चीज है कि जो है जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो देखती है कि आप किस ग्राउंड पर दे रहे हैं, मतलब पार्डन किसी को कर रहे हैं तो क्षमा कर रहे हैं तो किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी की रिलीजन या फिर कास्ट या उसके आधार पे आप कर रहे हैं, कि आप उसको स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका कि जो आप इसको क्षमा कर रहे हैं, उस चीज को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के पास इसको रिव्यू करने की क्षमता है। और इसमें एक चीज देखा जाए तो दोस्तों, राष्ट्रपति और गवर्नर के जो क्षमा करने की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की 72 में और गवर्नमेंट की 90 जोड़ लीजिए उनमें, 261 करके ऐसी कुछ है। 261 नहीं होगी, 161 हो, 161 होगी, 161 शायद है, 161 है। तो गवर्नर की क्षमा करने की जो शक्ति है, उसमें अंतर ये है कि जो गवर्नर है वो जो है डेथ पेनाल्टी को वो है नहीं क्षमा नहीं कर सकता। और उसके बाद जो आप एक देखिए जो मिलिट्री वाले हैं लोग, इनके भी जो केसेस हैं वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, ना कि गवर्नर के पास जाते हैं। तो ये अंतर है, राष्ट्रपति और गवर्नर के बीच का अंतर है, जो क्षमा करने की शक्ति में अंतर है जो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आज के लिए बस यहीं तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। और ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन के साथ मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो है आपको हर जगह जो है आपको परीक्षाओं में मिलेंगे, एसएससी या फिर जीडी की परीक्षाओं में भी मिलेंगे, आपके आरओ में तो मिलेंगे ही। तो आप चैनल को समझाइए। आज के लिए बस इतना ही है और धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।